हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मुबारक हो। जीडीपी बढ़ गई है और जीडीपी बढ़ने से इतना पैसा आपके और हमारे पास आ गया है कि आजकल हम लोग अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी, शादी एट्सेट्रा में हम बाहर के पॉप स्टार्स को बुला रहे हैं और जीडीपी बढ़ रही है, मार्केट भी बढ़ रहा है और ऑल टाइम हाई के लेवल को पार करके बार बार न्यू हाइस को टच कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर रेगुलेटर, फंड हाउसेस और तमाम सारे लोग चिंता में क्यों हैं और कॉशियस रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो ये पूरा हम जीडीपी और मार्केट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही अपने जो ट्रेडर दोस्त हैं उनके लिए भी हम शेयर करने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का क्या आउटलुक रह सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पहले जीडीपी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सबने न्यूज़ सुनी होगी कि जीडीपी का जो डेटा आया है दिसंबर क्वार्टर का बहुत ही सरप्राइजिंग है, काफ़ी अच्छा है और 8.5% का ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिला है। तो दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि 8.4% का ग्रोथ देखने को मिला है और ये साल जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा मार्च तक, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड फिगर 7.6% के आसपास होगी, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसके जो जीडीपी को बढ़ाने या घटाने में जो अंदर के फैक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया उसे भी देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमें असली पिक्चर देखने को मिलती है। तो अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो वहाँ पर मॉडेस्ट ग्रोथ है, बहुत ही जो नॉमिनल ग्रोथ है। और उसमें अगर आप देखें तो ये जो सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो उसमें काफ़ी अच्छा किया 11.60। लेकिन इसके पीछे भी कहानी है कि जो पिछले साल का जो बेस था वो काफ़ी लो था। तो अगर आपका बेस लो होता है तो थोड़ी भी ग्रोथ होती है तो वो ज़्यादा दिखाता है, लेकिन ये एक हम इसे पॉजिटिव ग्रोथ कह सकते हैं। और दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग जो है 17% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी के लिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने अच्छा किया। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों, 5.2% का वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ है, वहाँ पे गिरावट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में संकट है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 3.4%, ठीक है, हमने ग्रोथ किया है। ग्लोबल सिचुएशन जो है आप जानते हैं किस तरीके की है, उसमें भी हमने अच्छा किया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत ही मामूली सी ग्रोथ है। और इसमें भी सिर्फ सर्विसेज सेक्टर ने ग्रोथ किया, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ सामान बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, तो सर्विस सेक्टर की वजह से ये हुआ है। इसके बाद हम देखिए प्राइवेट स्पेंडिंग, ये भी बहुत ही जो उसमें मामूली सी ग्रोथ है 3.5%। तो ओवरऑल अब देखें तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो जीडीपी के मुकाबले काफ़ी डाइवर्जेंट है। वहाँ पे तो अच्छी खासी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे बहुत मामूली सी ग्रोथ है। अब जो हमारे जो कोर सेक्टर्स हैं, जो 8 सेक्टर होते हैं, जो पूरे इकॉनमी का बैरोमीटर होता है, क्योंकि वो बताता है कि इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर का हमारे कंट्री का कैसा है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो कोर सेक्टर ग्रोथ जो है 15 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पर है। यहाँ पे बहुत ही बुरा हम कर रहे हैं, 15 महीने के लोएस्ट लेवल पर, ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर रिफाइनरी में देखें तो नेगेटिव ग्रोथ है, फर्टिलाइज़र में देखें तो नेगेटिव ग्रोथ है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा नहीं किया तो यहाँ पर भी अच्छा नहीं होगा। क्रूड में मामूली ग्रोथ है, इलेक्ट्रिसिटी में 5%, 5.5%, नेचुरल गैस में, सीमेंट में 5.6% और स्टील 7.0 और कोल 10.2। तो इसमें जो कोल में सिर्फ अगर हम हटा दें तो कहीं पर भी डबल डिजिट नहीं है, बहुत मामूली सा यहाँ पर ग्रोथ है। और कोल में भी लोग ऐसा कह रहे हैं कि बिकॉज हमने विंटर्स अभी पार किए तो रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो इस वजह से कोल में हमने ज़्यादा अच्छा किया। तो अब ये क्वेश्चन है कि जीडीपी में इतना ग्रोथ हमें देखने को मिला और जो कोर सेक्टर और वैल्यू एडेड जो हैं उसमें हमें नहीं देखने को मिला, ये डाइवर्जेंस क्यों देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो आईसीआरए हैं, उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें बढ़ोतरी हुई है और उसी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो ग्रोथ है दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आईसीआरए के चीफ इकोनॉमिस्ट के वर्ड्स हैं। तो ओवरऑल जीडीपी को अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर बहुत रोजी पिक्चर नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, जो उसकी हेडलाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसी
न्यूज़ के आने के बाद मार्केट में सडन रैली भी हमें देखने को मिली। अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स को देखें, अगर आप देखिए जॉब की सिचुएशन कैसी है, तो ये आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि IIMITs में भी जो उनके कैंपस प्लेसमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे। हालांकि अब न्यूज़ आई है कि उन्होंने किसी तरीके से प्लेसमेंट कर लिया है, ठीक ठाक कर लिया है, और उसकी वजह थी कि उन्होंने अपने काफ़ी एलुमनाई को रीच किया और कहा कि आइए, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे बच्चों को हायर करिए, तो किसी तरीके से उनका प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर आप जो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैं इनको के बाहर जाएंगे तो वहाँ की जॉब की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। अभी आप देखिए, अभी एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें 60,000 पोस्ट थी और 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया। तो आप ये देख सकते हैं कि जॉब्स की सिचुएशन क्या है। IT सेक्टर में भी जो एंट्री लेवल की हायरिंग है उसमें भी काफ़ी डिप आया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस GDP ग्रोथ का आपको हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसका हम खुद जज हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिला, इसका आप पर क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या आपकी सैलरी बढ़ी, क्या किसी तरीके से आपको बेनिफिट मिला। ज़रूर शेयर करिए। हो सकता है ये डेटा जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो हमारे लिए यूज़फुल ना हो, लेकिन अगर हमें से ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा कि GDP में जेन्युइन ग्रोथ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर ये ग्रोथ, फिर अगर हुई भी है तो ये हमारे किसी काम की शायद नहीं है। तो ज़रूर शेयर करिएगा कि ये जो राइज GDP में हमें देखने को मिला, क्या आपको किसी तरीके का इससे फ़ायदा हुआ। मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूंगा और मैं खुद हर एक कमेंट्स आपका पढ़ूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो ये जो GDP बढ़ने के बाद से मार्केट में राइज आया है, अगर आप देखिए तो ये GDP का जो राइज हुआ है ये कंपनी के रिजल्ट्स में उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया। खास करके बैंकिंग सेक्टर्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है वो हम जानते हैं, और HDFC बैंक टाइप के जो मार्केट लीडर्स हैं बैंकिंग सेक्टर का, उनका क्या हाल हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा मार्केट के पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो ये बबल के इंडिकेटर्स भी हमें दे रहा है। और ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे रेगुलेटर्स भी कह रहे हैं, हमारे फंड हाउसेस भी कह रहे हैं। रिसेंटली आपने एक खबर पढ़ी होगी कि सेबी ने कहा है कि फंड मैनेजर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो लोगों का पैसा लग रहा है उसको थोड़ा टोन डाउन करिए। जिस तरीके से वहाँ पर पैसा जा रहा है तो वो एक बबल की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और ये सिस्टमेटिक रिस्क भी क्रिएट कर रहा है। साथ ही उन्होंने कमीशंस को भी कट करने को कहा है। तो ओवरऑल उनका ये कहना है कि भाई ये पैसा जो मिड कैप स्मॉल कैप्स में कम से कम जाना चाहिए। इसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि अगर वहाँ से पैसा वहाँ रुकेगा या वहाँ से निकलेगा या नया पैसा नहीं आएगा तो शायद वो लार्ज कैप में जाएगा और वो मार्केट को और भी ऊपर ले जा सकता है। फिलहाल तो रेगुलेटर ये चाहता है कि लोग अब स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा कम लगाए, और इसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों सेक्टर्स स्मॉल कैप मिड कैप में हमें ग्रोथ देखने को मिला है और जिस तरीके का पैसा यहाँ गया है वो माइंड बॉगलिंग है। तो अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो 2.48 लाख करोड़ रुपीस AUM, इतना पैसा लोगों का इन फंड्स में लगा हुआ है, इन स्टॉक्स में लगा हुआ है। और वहीं अगर हम मिड कैप की बात करें तो करीब 2.9 लाख करोड़, यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपया लोगों का इन सेक्टर्स में लगा है। स्मॉल कैप्स में 80% से ज़्यादा का राइज हमें देखने को मिला है और मिड कैप में 60% से ज़्यादा का राइज हमें देखने को मिला है। तो लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसका एक बहुत ही कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ सकता है जिसको लेकर रेगुलेटर चिंता में है। और सिर्फ रेगुलेटर ही नहीं, जो AMFI है उन्होंने भी अपने फंड हाउसेस को कहा है कि आप एक स्ट्रेस टेस्ट करिए कि वर्स्ट केस में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका क्या ओवरऑल सिस्टमेटिक रिस्क होता है। तो वो स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट को भी मंगाया है। अगर ये डिटेल्स पब्लिक में आती हैं तो उसकी भी एनालिसिस करके मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। एक और चीज़ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, वैल्यूएशंस। तो अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो मिड कैप्स जो है वो करीब 25 टाइम्स ट्रेड हो रहे हैं अपने 25 PE मल्टीपल पे, और निफ्टी करीब 20 to 21 PE पर ट्रेड हो रहा है, जो कि एवरेजेस से अभी भी ऊपर हैं। तो वैल्यूएशंस पर यहाँ पर कोई कंफर्ट नहीं है। अब देखिए, एक और चीज़ हमें यहाँ पे खास ध्यान देनी है, जो मार्केट ब्रेड्थ है वो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा नैरो होता जा रहा है, यानी कि कुछ ही स्टॉक, जो कम स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे हैं। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें
तो पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी महीनों के बाद कि ब्रेड 1 से कम हो गई है, करीब 0.96 हो गई, यानी कि जो ज़्यादा स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं, कम स्टॉक्स चढ़ रहे हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इवन निफ्टी में भी आप देखिए 50% स्टॉक्स नीचे हैं, 50% ऊपर है। तो मिड कैप में आप पैसा लगाएंगे तो भी 50% आपके फेल्योर के चांस हैं, और लार्ज कैप में लगाएंगे तो भी 50% आपके फेल्योर के चांस हैं, क्योंकि आधे स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है वो वैल्यूएशंस का भी कंफर्ट नहीं है, और एक जो है बबल के इंडिकेटर्स भी है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि रेगुलेटर भी इसको लेकर चिंतित है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ठीक है, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्वालिटी शेयर्स में रह सकते हैं इन्वेस्टेड, लेकिन अगर आप फ्रेश मनी पंप इन कर रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, सोच समझ के लगाइए और उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जीडीपी और मार्केट की एक फंडामेंटल एनालिसिस, और आइए अब थोड़ा हम अपने ट्रेडर दोस्तों के लिए मार्केट की एनालिसिस करते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहाँ जा सकता है। तो आइए दोस्तों, निफ्टी के बारे में बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की एडवाइस नहीं है, और ट्रेडिंग में हमेशा एक बड़ा रिस्क होता है, तो हमें बहुत ही सोच समझकर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए। और जहां तक मेरी पोजीशंस की बात है, इस वक्त मेरी निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में शॉर्ट टर्म में मैं अपने व्यू के हिसाब से पोजीशन ले सकता हूं। इंट्राडे में मैं बाइंग या सेलिंग साइड किसी भी साइड में पोजीशन ले सकता हूं। तो दोस्तों अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में शॉर्ट टर्म में अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट हैज रीच्ड इट्स टॉप, तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन में हमें एक शॉर्ट करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। 200 से 300 पॉइंट्स का हम फॉल देख सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह है कि अगर आप यहां पर इस इंडिकेटर को देखें तो ये जब ऊपर की तरफ होता है तो ये हमारा खुद का डेवलप इंडिकेटर है, तो यहाँ पे आप देखिए ये बाय का सिग्नल देता है। अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसने सेल का सिग्नल दिया, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन पर पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो ये बाय है, और एक बार फिर यहाँ पर हमें सेल का इंडिकेटर दिख रहा है। तो यहाँ से मार्केट में हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और जैसा कि ट्रेडिंग में हम करते हैं, हम अपने लेवल का वेट करते हैं, लेवल पार होने के बाद हम उसमें शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं और एक स्टॉप लॉस भी रखते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त अगर हम देखें तो 22,378 के आसपास निफ्टी चल रहा है, तो हमारा लेवल जो होगा वो 22,350, इसके नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं 5 to 10 मिनट्स, देन वी कैन शॉर्ट निफ्टी। और ऑफ कोर्स एक हमारा जो इसका फ्रेश न्यू हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि इस वक्त मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, कुछ दिन मार्केट्स गिरते हैं फिर चढ़ने लगते हैं, तो वी हैव टू कीप टाइट स्टॉप लॉस। तो ओवरऑल हमारे इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो 200 से 300 पॉइंट का फॉल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। उसके बियॉन्ड हम इस वक्त कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं इस इंडिकेटर के बेसिस पर। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।